हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इनकम टैक्स के रेजिडेंशियल स्टेटस में देखेंगे कि एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई और कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस किस टाइप से निकालते हैं और उम्मीद करता हूँ वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इन तीन चार चीजों का देखते हैं किस टाइप से रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। I am Dr. Arvind Kumar Yadav, HOD in Faculty of Commerce, Kumari Mayavati, Government Girls PG College, Badalpur, Gautam Budh Nagar. Let's start. चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो पर्सन का निकाला जाता है ना। और पर्सन का निकाला जाता है और हमने ये भी देख लिया था कि इंडिविजुअल का कैसे निकालते हैं, है ना। तो आज हम क्या क्या देखेंगे। एक तो देखेंगे हम एचयूएफ का कैसे निकालते हैं, फिर हम देखेंगे एओपी, बीओआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और कंपनी, इनका कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने तीन कैटेगरी में यहाँ डिवाइड कर दिया है। एक तो एचयूएफ कर दिया, एक कैटेगरी में कर दिया मैंने एओपी, बीओआई, फर्म, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और तीसरी कैटेगरी कर दी कंपनी की। तीन कैटेगरी अलग अलग मैंने इसलिए की हैं कि एचयूएफ का जो निकलता है वो एक अलग मेथड से निकलता है, एओपी, बीओआई, फर्म, आर्टिफिशियल पर्सन इनका दूसरा मेथड निकलता है और कंपनी का अलग मेथड से, यानी कि तीन मेथड और हमें देखने हैं इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एचयूएफ से। जब आप एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो यहां पर भी बिल्कुल सेम पहली चीज आपको ध्यान रखनी है जैसा कि आपने इंडिविजुअल के केस में किया था कि पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे कि वो फैमिली, वो एचयूएफ हमारे लिए रेजिडेंट है या नॉट या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, यानी कि निवासी है या अनिवासी है, ये चीज हमें पहले निकालनी होगी। इसके लिए हमारे पास अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको पता लग गया कि वो नॉन रेजिडेंट है तब तो केस ही खत्म हो गया, यानी क्वेश्चन का एंड हो गया, आपने स्टेटस बता दिया कि भाई नॉन रेजिडेंट है। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट नहीं निकलता है, वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है, फिर अब यहां देखिए रेजिडेंट की जब कैटेगरी में आएगा तो फर्दर आपको देखना होगा कि ये आपके लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि पहले आप जब भी एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। एक बार अगर आपको नॉन रेजिडेंट पता लग गया कि उसका स्टेटस पता लग गया नॉन रेजिडेंट है तो क्वेश्चन वहीं पर एंड हो गया। लेकिन अगर वो रेजिडेंट निकलता है तो रेजिडेंट में फिर हम फर्दर दो पार्ट करेंगे कि वो हमारे लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो चलिए देखते हैं कि पहले एचयूएफ जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसका कैसे पता चलता है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। According to section 6(2), a HUF is said to be resident if in India in any previous year if the control and management of its affairs is wholly or partly situated in India। कितनी आसान सी कंडीशन आ गई हमारे सामने। अब हमें पता लगाना है कि एचयूएफ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो सेक्शन 6(2) क्या कह रहा है? सेक्शन 6(2) कह रहा है कि अगर किसी एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किस चीज का, उसके अफेयर्स का, अफेयर्स का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किस कहां सिचुएटेड हो, इंडिया में सिचुएटेड हो, या तो वो सिचुएटेड हो आपका होली यानी कि पूरी तरीके से इंडिया में सिचुएटेड हो, या पार्टली सिचुएटेड हो, तो आप क्या बोलेंगे कि वो जो है रेजिडेंट है। और अगर वो इंडिया में सिचुएटेड ना हो, है ना, कोई एचयूएफ है और उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो उसका अफेयर्स है वो मान लिया जापान से हो रहा है, तो आप कह देंगे नॉन रेजिडेंट है हमारे लिए, है ना। तो आसान सी कंडीशन हो गई 6(2). तो अब हमें पता लग चुका है कि हमारा जो एचयूएफ है
वो एक रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है ना, वो हमने वहां पता लगा लिया। अब यहाँ पर हम क्या देखने आ रहे हैं, यहाँ क्या देखने चल रहे हैं, हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि जो आपकी HUF रेजिडेंट निकली है, जब रेजिडेंट निकली है तो रेजिडेंट में भी दो कैटेगरी होती है, या तो वो हमारे लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या हमारे लिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ये चीज हम यहाँ चेक करेंगे कि फॉर डिसाइडिंग ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ HUF, कर्ता हैज टू सेटिस्फाई। अब ये कंडीशंस किसे सेटिस्फाई करनी है, ये दो एडिशनल कंडीशन है और वो पूरी फैमिली को पूरी नहीं करनी है, वो सेटिस्फाई करेगा कर्ता। और दो एडिशनल कंडीशन आपको बिल्कुल अभी याद आएंगी, वो सेम कंडीशन है बच्चों जो आपने देखी थी आपके इंडिविजुअल के केस में, दोनों बिल्कुल सेम कंडीशंस हैं। देखिए एडिशनल कंडीशन देखते हैं। एडिशनल कंडीशन फर्स्ट, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 730 days और मोर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। वहां पे भी आपने देखा था कि हम कर्ता का, यहां पे कर्ता को चेक करोगे आप कि क्या कर्ता प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में कुल मिला के 730 दिन इंडिया में था। अगर था तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी। अब जो 7 ईयर्स आप चेक करेंगे, अब 1920 आपका प्रीवियस ईयर है, उससे पीछे चलेंगे आप 7 साल, यानी कि 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, ये आपके हो रहे हैं अभी 6 साल और एक हो गया 12-13। अब इसके आगे क्या करेंगे आप, इसके आगे यहां पर डेज लिख लेंगे कि यहां पर कितने डेज करा, यहां पे कितने डेज रहा, यहां पे कितने डेज रहा, यहां पे कितने डेज रहा, और सारे डेज लिखने के बाद 7 सालों के जब आप डेज लिख लेंगे फिर उसका आप टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 730 डेज हो गए, अगर कम से कम 730 डेज चाहिए तो आप कहेंगे कि ठीक है पूरे हो गई। चलिए कंडीशन नंबर 2, he has been resident in India at least 2 out of 10 preceding previous year। यहां पर क्या चेक करते हैं, यहां पर हम चेक करते हैं कि जो कर्ता है, हेड ऑफ द फैमिली है, क्या वो रेजिडेंट था। कब क्या चेक करो आप, रेजिडेंट था प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले के 10 सालों में क्या 2 साल के लिए वो रेजिडेंट था। और 2 साल के लिए कंडीशन रेजिडेंट वाली आपको याद होगी, इंडिविजुअल की कंडीशन याद करिए। इंडिविजुअल में मैंने बताया था अगर कोई आदमी 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहता है तो वो रेजिडेंट माना जाता है। तो आप 10 साल चेक करेंगे, 10 साल में से कोई से 2 साल देखेंगे, क्या आपका कर्ता 182 डेज इंडिया में था। अगर 182 डेज इंडिया में था तो ये कंडीशन पूरी हो गई। और आपको याद होगा बेसिक में दो कंडीशन थी रेजिडेंट के लिए, एक तो 182 डेज वाली और एक और कंडीशन थी प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसके पहले के 4 सालों में 365 डेज, है ना, दोनों चीजें साथ में। तो सेम वही जो इंडिविजुअल में था वही चीजें हैं कि हम 10 साल चेक करेंगे। 18-19 से स्टार्ट होके आपके जो 10 ईयर्स होंगे वो आपके 9-10 तक जाएंगे। देखिए 10 ईयर्स हो गए। अब इन 10 साल में चेक करना है आपको, बस 2 साल चेक करना है, कर्ता आपका रेजिडेंट है तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई। अगर कर्ता ने वो वाली पहली चीज पूरी कर दी कि उसका जो मैनेजमेंट है HUF का वो होली और पार्टली इंडिया में ही हो रहा है ना, उसके अफेयर्स का, और ये दोनों कंडीशन पूरी कर दी, तब आप बोलेंगे उसको क्या है, वो हमारा रेजिडेंट है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे होता है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, है ना। पहली कंडीशन यही हमने देखी थी, होली एंड पार्टली सिचुएटेड कहां पर होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। एंड का मतलब इसके साथ प्लस क्या चीज होनी चाहिए, बोथ द एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड बाई कर्ता, जो एडिशनल कंडीशन थी वो दोनों कर्ता पूरी करे, तो क्या बोलोगे आप कि वो HUF हमारे लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानी जाएगी, है ना। समझ में आ गया ये कंट्रोल मैनेजमेंट अफेयर्स का होली या पार्टली इंडिया से हो रहा है, और जो एडिशनल कंडीशन है वो दोनों कर्ता ने पूरी कर दी तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। अब देखते हैं कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा, है ना। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट के दो पार्ट है ये।
इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, इसमें भी ये चीज तो चाहिए एंड, और उसके साथ क्या चीज प्लस चाहिए, एंड में ये कह रहे हैं कर्ता और मैनेजर ऑफ द फैमिली डज नॉट सेटिस्फाई। देखिए डज नॉट आ गया, डज नॉट का मतलब कि उसकी जो बोथ द एडिशनल कंडीशन है वो पूरी नहीं कर पा रहा आदमी, कर्ता जो है नहीं पूरी कर पा रहा, यानी कि या तो दोनों में से कोई सी एक कंडीशन पूरी कर रहा है ना, चाहे पहली पूरी कर दे एडिशनल वाली, चाहे दूसरी पूरी कर दे। हमारे लिए तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अफेयर्स का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो तो इंडिया में होली या पार्टली हो ही रहा है, तो नॉन रेजिडेंट तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, क्योंकि इसने बेसिक वाली चीज तो पूरी कर दी, एडिशनल वाली पूरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो एचयूएफ विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आसान सी चीज है ये। अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि नॉन रेजिडेंट कौन होगा। नॉन रेजिडेंट तो बहुत आसान है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है ना। क्या है नॉन रेजिडेंट के लिए, याद करिए आप, एचयूएफ आर ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट when the control and management of their affairs is situated wholly outside India, पूरी तरीके से बाहर हो रहा है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर हो रहा है, हमारे नॉन रेजिडेंट हो गया। तो ये तो आसान सी चीजें थी, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। एचयूएफ के बाद नंबर आता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फर्म, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, है ना। एओपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है, बीओआई को हम कहते हैं। इन सब का एक ही तरीके से होता है ना। इनके लिए एक सबसे खास चीज क्या है कि ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते ही नहीं। फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस आर आइदर रेजिडेंट, या तो ये रेजिडेंट होंगे इन इंडिया, और नॉन रेजिडेंट, दो ही कंडीशन हो सकती है। यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला कोई झंझट ही नहीं है, या तो ये रेजिडेंट होंगे या ये नॉन रेजिडेंट होंगे, है ना। अब कैसे पता लगेगा कि रेजिडेंट है या नॉन नॉन रेजिडेंट है ना। दे आर नेवर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि एओपी बीओआई भी क्या नॉट ऑर्डिनरी कैसे होंगे, होते ही नहीं, ये तो खाली रेजिडेंट होंगे या नॉन नॉन रेजिडेंट होंगे, है ना। चलिए, तो अब रेजिडेंट कैसे होंगे। A firm, an association of person, body of individual or an artificial judicial person is said to be resident in any previous year if the control and management of its affairs is wholly or partly situated in India। ये तो हमने एचयूएफ में भी पढ़ा है, सेम चीज है एचयूएफ वाली, है ना। कि अगर वो जो है आपकी क्या कहते हैं, ये आपका चाहे एओपी की बात हो रही है, चाहे फर्म की बात हो रही है, चाहे आपकी बीओआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात हो रही है, आप तो क्या चीज चेक करेंगे कि कंट्रोल और मैनेजमेंट जो इसके अफेयर्स का है वो क्या होली या पार्टली सिचुएटेड है इंडिया में। अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो रेजिडेंट, और अगर इंडिया में सिचुएटेड नहीं है तो बताइए फिर क्या होगा। अगर इंडिया से बाहर सिचुएटेड है तो नॉन रेजिडेंट। A firm, an association of person, body of individual or an artificial judicial person is said to be non-resident of any previous year if the control and management of its affairs is wholly or partly situated outside India। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि उसका तो जो अफेयर्स है, यानी कि वो बिजनेस जो है, वो जो आपका फर्म है या वो है, इनका जो अफेयर्स का जो कंट्रोल मैनेजमेंट है इंडिया में हो ही नहीं रहा, वो तो इंडिया से बाहर हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि नॉन रेजिडेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में अब रह गई हमारी कंपनी, है ना। तो देखिए कितनी आसानी से होता जा रहा है। एक बार हमने जब इंडिविजुअल पढ़ा था तो थोड़ा सा आपको हार्ड लगा था, बार बार आप लोग कहते हैं कि सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, लेकिन अब देखिए एक बार उसे समझ में आने के बाद सारी चीजें कितनी आसान हो गई हमारे लिए। तो अब रेजिडेंशियल स्टेटस किसका देख रहे हैं हम, कंपनी का देख रहे हैं। अ कंपनी आइदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट, ये भी देखिए बढ़िया। कंपनी के लिए भी वही है जो फर्म और एचयूएफ, जो फर्म और उसके लिए था
एओपी बीओआई के लिए क्या चीज कि कंपनी भी या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, दो ही चीजें ये भी हो सकती है। दे आर नेवर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये भी कभी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकती। चलिए अब देखते हैं कि रेजिडेंट कंपनी कैसे होगी। अ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ, ये इज नहीं होना चाहिए, इफ होना चाहिए। इफ नंबर फर्स्ट इट इज एन इंडियन कंपनी, अगर वो एक इंडियन कंपनी है, अगर वो एक इंडियन कंपनी है तो क्या बोलेंगे आप कि वो रेजिडेंट होगी। लेकिन हाँ, एक तो इंडियन कंपनी है और यानी कि या तो वो इंडियन कंपनी हो, या दूसरी कंडीशन क्या है, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, यानी कि या तो वो इंडियन कंपनी हो तब आप बोलेंगे रेजिडेंट है, और अगर उसके जो इफेक्टिव मैनेजमेंट का प्लेस है उस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया में था तो भी वो बोली जाएगी कि वो रेजिडेंट है। अब आता है नॉन रेजिडेंट क्या होता है, कंपनी नॉन रेजिडेंट कब होगी। इफ अ कंपनी डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द अफोरसेड कंडीशन इट इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई, यानी कि जो पहले वाली दो कंडीशन आपको बताई, पहली कंडीशन क्या बताई गई कि वो इंडियन कंपनी हो, मान लिया वो इंडियन कंपनी है ही नहीं, कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, और उसका जो मैनेजमेंट है वो भी इंडिया से बाहर हो रहा है, दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर, जब दोनों ही कंडीशन है ना, बोथ द कंडीशन है ना जो बताई गई पीछे, दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं होती हैं, तब वो कंपनी नॉन रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इट मीन्स नाइदर द कंपनी इज एन इंडियन कंपनी नॉर द प्लेस ऑफ इट्स इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, यानी कि वही बात आ गई कि ना तो वो इंडियन कंपनी है ना ही उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है, तब वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, ये रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जा रहा है किसका, कंपनी का बताना है आपको। एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया एज वेल एज इन ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, इट्स इनकम accruing in British East Africa in the previous year far exceeded its income accruing in India। तो ये कह रहे हैं कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है, बिजनेस इंडिया में भी कर रही है, ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में भी कर रही है, और इसकी जो इनकम है वो ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में जो प्रीवियस ईयर में जो इसने पैसा कमाया वो इंडिया से ज्यादा ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में कमाया। तो आपसे पूछ रहे हैं इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए, ये हमारे मतलब इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो सकता है बताइए। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस होगा या तो ये आपके लिए रेजिडेंट होगी, है ना, या आपके लिए रेजिडेंट होगी या आपके लिए ये नॉन रेजिडेंट होगी, दो ही तो चीजें हो सकती हैं कंपनी के केस में, रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी। अब देखिए इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो रेजिडेंट है, पहली लाइन में ही दे रखा है ये चीज इंडियन कंपनी। सिंस एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी इट इज अ रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट हो गई वो हमारे लिए। इट इज इमैटेरियल वेदर इट्स फॉरेन इनकम एक्सीडेड द इंडियन इनकम और वाइस वर्सा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमाई, ये तो हमने बताया नहीं, इनकम टैक्स में मैंने पहले ही बताया कि हम तो रूल्स पे चलते हैं, रूल्स ये है कि अगर इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट होगी, दैट्स इट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको कंपनी भी समझ में आ गया। तो अब आप इनने ये देखा कि जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो हम इंडिविजुअल का अलग तरीके से निकालते हैं, एचयूएफ का अलग तरीके से निकालते हैं, फर्म एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का अलग तरीके से निकालते हैं, और कंपनी का अलग तरीके से निकालते हैं, है ना। तो ये चार मेथड्स हैं, इसे आप एक बार और पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान सी चीज है ये इनकम टैक्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। जो लोग अभी तक जिनकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है ऑनलाइन, वो लोग अपना टाइम ना वेस्ट करें, वो इन वीडियोस के सहारे से अपनी पढ़ाई जारी रखें। चलिए फिर
अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। बाय बाय।